गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉलम एंड स्ट्रक्ट चैप्टर को आज शुरू किया है और ये कंप्लीट चैप्टर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर 8000 क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 100 क्वेश्चन अबाउट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, जो कि कॉलेज में हैं या किसी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नए नए वीडियोस अपडेट किए जाते हैं इस पर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के क्लास के बारे में बात करें तो आज हम लोग कॉलम एंड स्ट्रक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो सिलेबस कवर कर रहे हैं ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एज पर JUT रांची है। तो इस सिलेबस में ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का छठा चैप्टर है, इसमें कॉलम एंड स्ट्रक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें कॉलम एंड स्ट्रक्ट के डेफिनेशन देखना है, बकलिंग लोड हमें देखना है, सिलेंडरनेस रेशियो हमें देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम को हमें समझना है, यूलर्स थियरी क्या है उसे हमें समझना है, बेसिक अजम्पशंस जो है उसे हमें क्लियर करना है और इफेक्टिव लेंथ फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन ये हमें देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम, कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखना है, लिमिटेशंस क्या है यूलर्स थियरी की वो देखना है, प्रैक्टिकल डेविएशन फ्रॉम आइडियल कॉलम वो समझना है, रैंकिन्स फार्मूला देखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट मटेरियल के लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या है वो समझना है, लेटेस्ट एडिशन जो है IS 800 का वो हमें उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्ट के बारे में। डेफिनेशन के बारे में बात करें, when a structural member is subjected to an axial compressive force, it is called a struct. Struct may be horizontal, vertical, inclined. All vertical struct are known as column. तो यहाँ से struct और column दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हमारे पास दूसरा कोई एक इंक्लाइंड मेंबर है और तीसरा हमारे पास कोई एक वर्टिकल मेंबर है। तो इन तीनों मेंबर पे जब भी आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हो, इन तीनों मेंबर में जब भी आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हो तो ये सारे मेंबर्स को हम लोग क्या नेम करेंगे, सारे मेंबर को हम लोग स्ट्रक्ट नेम करेंगे। लेकिन इसी स्ट्रक्ट में जो आपका वर्टिकल मेंबर है, इस वर्टिकल मेंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसे हम क्या बुलाते हैं, कॉलम बुलाते हैं। तो ये हमें कॉलम और स्ट्रक्ट का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक स्ट्रक्ट या कोई भी एक कॉलम कब फेल करता है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर चुके थे अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सबसे स्टार्टिंग के पोर्शन से हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक वर्टिकल मेंबर पर जब आप फोर्स लगाते हो तो इस फोर्स के चलते क्या जनरेट होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, P/A से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ये A आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और P लगने वाला फोर्स है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं, फोर्स की अमाउंट जैसे जैसे आपकी इंक्रीज करती है वैसे वैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी इंक्रीज करता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं और इंक्रीज करते करते हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और उस तरह की फेलियर को हम लोग कौन सी फेलियर बोलते हैं, उसे हम क्रशिंग फेलियर बोलते हैं, क्रशिंग फेलियर बोलते हैं। तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या नेम करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस नेम करते हैं। और क्रशिंग स्ट्रेस पे जो लोड लगता है उसे हम, या फोर्स लगता है उसे हम कौन सा फोर्स बुलाते हैं, उसे हम क्रशिंग फोर्स बुलाते हैं, क्रशिंग फोर्स। तो अब हम लोग यहाँ पर क्रशिंग फोर्स का मतलब समझ गए, स्ट्रक्चर के फेलियर को समझ गए। लेकिन क्या स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ क्रशिंग से फेल होता है, ये हमें क्लियर करना है। जब हम एक कॉलम के बारे में बात करते हैं तो कॉलम में अलग अलग तरह की फेलियर होती है। दो तरह की फेलियर बेसिकली होती है। पहली फेलियर जो आपकी कॉलम में है वो आपके क्रशिंग लोड के चलते होती है, जो भी हमने डिस्कस किया। दूसरी फेलियर जो स्ट्रक्चर में होती है वो बेंडिंग के चलते होती है या फिर बकलिंग के चलते होती है। इसमें होता ये है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है, आपका जो भी बीम है, आपके जो पास जो भी कॉलम है वो क्या कर जाता है, वो बेंड कर जाता है। तो बेंडिंग के चलते जो फेलियर होता है उसे हम लोग क्या नेम करते हैं, उसे हम लोग बकलिंग नेम करते हैं। अब अगर आप बकलिंग के बारे में बात करोगे, जनरल कंसेप्ट से बात करोगे, अगर आपके पास कोई दो छोटी छोटी, मान के चलो आपके पास एक इतनी बड़ी बीम है और इतनी बड़ी कॉलम है, एक बड़ी सी कॉलम है, तो इसे चलिए मैं अभी शॉर्ट कॉलम नेम कर दे रहा हूँ और इसे मैं लॉन्ग कॉलम नेम कर दे रहा हूँ। हालांकि शॉर्ट और लॉन्ग की एक डेफिनेशन है जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट कॉलम के बारे में बात किया जाए तो आपके हिसाब से, एक जनरल कंसेप्ट के हिसाब से, अगर शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करें तो शॉर्ट कॉलम में
ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस किसके चलते हैं? क्रशिंग लोड के चलते होने वाले फेलियर के चांसेस हैं, जबकि यहाँ पर जो फेलियर होने के चांसेस है लॉन्ग कॉलम के केस में, ये बकलिंग लोड के चलते होने वाले फेलियर है। मेनली अगर आप कोई एक छोटा सा बम्बू का टुकड़ा ले लो और इस बम्बू के टुकड़े पे आप फोर्स लगाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको ये जो बम्बू है ये कहीं से भी बेंड नहीं करेगा, ये क्रश कर जाएगा। जबकि अगर आप एक लंबा सा बम्बू का टुकड़ा ले लोगे तो उस केस में आपको ये बम्बू का टुकड़ा इस तरीके से बेंड कर जाएगा। तो लॉन्ग कॉलम के केस में बकलिंग होती है, जबकि शॉर्ट कॉलम के केस में क्रशिंग होती है। डिफरेंट स्ट्रेंथ है, दो तरह की स्ट्रेंथ है। आप किसी भी एक कॉलम के बारे में बात करोगे तो उसकी दो स्ट्रेंथ है। पहली स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ है, दूसरी स्ट्रेंथ उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ है। अगर शॉर्ट कॉलम बोलते हो, शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम के केस में क्या होगा कि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, जबकि उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब आप लॉन्ग कॉलम के केस में बोलोगे तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बकलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसी बेसिस पे हम लोगों ने ये लिख दिया कि लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, बेंडिंग और बकलिंग पहले होता है क्रशिंग से, जबकि लॉन्ग कॉलम में, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग अकर्स बिफोर बेंडिंग और बकलिंग। आगे चलते हैं, बकलिंग लोड के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ी बकलिंग को समझ लेते हैं। Buckling is a sudden lateral failure of an axially loaded member in compression under a value less than the compressive load carrying capacity of that member. किसी भी एक मेंबर में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के चलते वो मेंबर क्या हो जाता है, बीच से बेंड कर जाता है। और ये जो बेंडिंग है ना मेंबर की, इसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे ही हम लोग बकलिंग बुलाते हैं। अब इस बकलिंग पर जो फोर्स वर्क करता है, इस बकलिंग को होने के लिए जो फोर्स, इसका जो रीज़न होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, बकलिंग लोड या क्रिटिकल बकलिंग लोड बुलाते हैं। एक अच्छे से लाइन के बारे में, बहुत सुंदर सा लाइन है, इसका जो मीनिंग है वो आने वाले टाइम पे और क्लियर हो जाएगा आपको। बकलिंग इज नॉट अबाउट गोइंग ओवर द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इट इज rather than about the structure finding a geometrically stable alternative of being compressed. इसको अभी हम लोग आने वाले टाइम पे समझेंगे। जब हम लोग बकलिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग उसमें ये नहीं चाहते कि हमारे स्ट्रक्चर की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाए। हम लोग ये वहाँ डिसाइड करते हैं कि हमारी जो बीम है या हमारी जो कॉलम है, उस कॉलम की जो ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी है वो आ जाए, और ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी के चलते उसमें क्या होती है, उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हम लोग बकलिंग या बकलिंग स्ट्रेंथ हम लोग इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, यूलर्स कॉलम थियरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये सबसे इनिशियल स्टेप था, सबसे पहले ये इनिशियल स्टेप था जहाँ पर एक कॉलम के जो स्टेबिलिटी है उसको समझने के लिए कुछ प्रयास किया गया और कुछ फॉर्मूला डिराइव किया गया। It was the first attempt to study the stability of long column. In the way of deriving the formula, direct compressive stress was neglected as its value is very less to compression in bending stress. देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो ये डेराइवेशन किया गया ये लॉन्ग कॉलम के लिए किया गया, लॉन्ग कॉलम के लिए किया गया। और लॉन्ग कॉलम के केस में ये मान लिया गया कि यहाँ पर जो लगने वाला कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, सिग्मा सी होता है, वो बहुत कम होता है, और ज़्यादा कौन सा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा यहाँ पर बकलिंग स्ट्रेस लगता है। तो ये मान करके ये डिराइवेशन को किया गया। नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द फॉर्मूला वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट कॉलम, एज इन शॉर्ट कॉलम द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज मोर देन द बेंडिंग स्ट्रेस एंड दैट कैन नॉट बी निगलेक्टेड। शॉर्ट कॉलम के केस में जो ज़्यादा, अगर आप छोटा सा कॉलम है इसमें फोर्स लगा रहे हो तो इसमें ज़्यादा क्या वर्क करता है, ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस वर्क करता है, जबकि इसकी बकलिंग स्ट्रेस क्या होती है, कम होती है। इसीलिए ये जो यूलर्स का फॉर्मूला था ये वैलिड नहीं था शॉर्ट कॉलम के लिए। कैसे वैलिड नहीं था इसको हम लोग आगे और डेप्थ में देखेंगे। बात करते हैं कुछ बेसिक अजम्पशंस के बारे में जो यूलर्स फार्मूला को डिराइव करने से पहले, इसे रिप्रेजेंट करने से पहले मान लिया गया। क्या क्या अजम्पशंस थे? अजम्पशंस ये थे कि इनिशियली कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड आफ्टर अप्लाइंग द लोड इट इज़ ट्रूली एक्सियल। बोला गया कि कॉलम पूरी तरीके से स्ट्रेट था पहले, और जब इस पर लोड लगाया गया तो ये पूरी तरीके से एक्सियल हो गया। इसके बाद ये बताया गया कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। मतलब कॉलम जो भी शेप का है, चाहे ये आपको रेक्टेंगुलर कॉलम हो या सर्कुलर कॉलम हो, जिस तरह के भी कॉलम है, इसकी जो शेप है ना क्रॉस सेक्शन, वो यूनिफॉर्म होगी।
तो ये सारे अजम्पशंस थे। इसके बाद ये बताया गया कि द मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक एंड हाउ मच जीनियस लिखा है, दिस इज होमोजीनियस, राइट, दिस इज होमोजीनियस। तो मटेरियल क्या है आपकी, परफेक्टली इलास्टिक है, होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब ये है कि ये हुक्स लॉ को वैलिड करती है, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा ये मटेरियल, जिस मटेरियल का आपका जो कॉलम है वो बना हुआ है। द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। इसकी जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है, यानी कि इसकी जो विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है, इसके कंपैरेटिवली इसका जो लेंथ होगा वो कहीं बहुत ज़्यादा होगा। ये भी अजम्पशन में मान लिया गया। द शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड वॉज बीइंग नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये माना गया ना कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड यानी कि सिग्मा सी लग रहा है, सिग्मा सी बहुत कम है, इसीलिए ये मान लिया गया कि इसके चलते जो चेंज इन लेंथ आएगा उसको क्या कर लिया गया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये भी एक अजम्पशंस थी। द फेलियर ऑफ द कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन, और ये बोला गया कि जो फेलियर होगी वो सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के चलते होगी। तो ये कुछ अजम्पशंस थे। इस अजम्पशंस के बेसिस पर आने वाले टाइम पे कुछ फार्मूला को भी डिराइव किया गया। उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया गया। पॉजिटिव साइन कन्वेंशन बोला गया, नेगेटिव साइन कन्वेंशन बोला गया। पॉजिटिव कब बोला गया, नेगेटिव कब बोला गया, इसके लिए कंडीशन थे। पॉजिटिव तब बोला गया व्हेन अ मोमेंट विच टेंड्स टू बेंड द कॉलम विद कन्वेक्सिटी, अगर कन्वेक्स शेप में इसे अगर बेंड किया जाएगा या बेंड होगा कॉलम तो इसे पॉजिटिव कंसिडर किया गया, जबकि अगर कनकेव शेप में बेंड होगा तो इसे नेगेटिव कंसिडर किया गया। साइन कन्वेंशन के बारे में आगे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत कुछ हमें और भी पता चलेगा। यूलर्स फार्मूला के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इक्विवेलेंट लेंथ के लिए अगर जो यूलर्स फार्मूला दिया गया वो कुछ ये था कि PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाई LE का स्क्वायर। तो ये एक जनरल फार्मूला है। LE यानी कि इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। इफेक्टिव लेंथ क्या है उसे भी हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये जनरल यूलर फार्मूला दिया गया और इसी जनरल यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट फार्मूला सामने आए। बात करते हैं क्रिपलिंग लोड या फिर इफेक्टिव लेंथ फॉर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि अभी हम लोग वही वाले कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। तो ये क्या कंडीशंस है? सबसे पहला, अगर मान के चलिए कि आपकी जो कॉलम है वो दोनों तरफ से हिंज्ड है। अब हिंज सपोर्ट क्या होती है? हिंज सपोर्ट वैसी सपोर्ट होती है जिस सपोर्ट में रोटेशन पॉसिबल है लेकिन यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरफ से जब आपकी बीम हिंज हो तो उस केस में इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो किसके बराबर होगी? वो L के बराबर होगी। और यहाँ पर यूलर्स का जो जनरल फार्मूला निकल करके आएगा पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, LE का स्क्वायर, और LE L के बराबर है तो फाइनल फार्मूला ये निकल के आएगा। दूसरा है वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर फ्री। अब आपकी बीम कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ इसे फिक्स कर दिया गया है और दूसरी तरफ ये फ्री है, यानी कि इस वाले एंड में एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, साथ ही साथ मूवमेंट भी अलाउड नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या था? मूवमेंट अलाउड था, है ना। तो यहाँ पर जो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती है वो इफेक्टिव लेंथ 2 इंटू L के बराबर हो जाती है और जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा पाई स्क्वायर EI बाई 4L स्क्वायर हो जाएगा। बोथ एंड फिक्स्ड। अब कोई बीम की वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसे हम इनडिटर्मिनेट बुलाते हैं। तो इनडिटर्मिनेट के केस में जो L इफेक्टिव हो जाएगी आपकी वो L/2 हो जाएगी और यहाँ से फार्मूला में जब हम लोग जनरल फार्मूला में पुट करेंगे तो फाइनल फार्मूला ये हमारा निकल करके आएगा 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर। जब आपकी एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड हिंज्ड है, मतलब कुछ इस तरह का कंडीशन है, तो इस तरह के कंडीशन में जो आपकी L इफेक्टिव हो जाएगी वो L/√2 हो जाएगी और फार्मूला ये हमारा निकल करके आएगा 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर। तो ये इफेक्टिव लेंथ को हमने देख लिया कि डिफरेंट कंडीशंस में जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है। आपको डिफरेंट जॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए हम लोग जॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जॉइंट को कैसे समझते हैं? मान के चलिए कि मैंने कहीं पे आपको बोला कि पिन जॉइंटेड है, इसका मतलब ये है
अगर कोई स्ट्रक्चर पिन जॉइंटेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी बीम है ना, ये मूव कर सकती है, ये रोटेट कर सकती है, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा क्या? एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जब मैं किसी को फिक्स बोलता हूँ, फिक्स का मतलब ये है कि इसमें किसी तरह का रोटेशन भी नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट भी नहीं होगा, साथ ही साथ एक्स डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट भी नहीं होगा। तो ये हमने डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस कर लिया, डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट को डिस्कस कर लिया। एक आपकी रोलर जॉइंट होती है, इस रोलर जॉइंट में क्या होता है, ये मूवमेंट तो अलाउ होता ही है, साथ ही साथ एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट भी अलाउड होती है, जबकि वाई डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। एक्चुअली ये कौन सा रेशियो है? सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट और अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सेक्शन। तो अभी हम लोग यूलर्स फार्मूला से हम लोग जान रहे थे सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू LE/K, LE/K होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी। फिलहाल यहाँ पर अनसपोर्टेड लेंथ लिखा गया है, तो कहीं भी अगर आपको बोला जाए इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है, L इक्विवेलेंट निकालना है, तो L इक्विवेलेंट का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी तरह की सपोर्ट अवेलेबल ना हो तो टोटल लेंथ कितना होगा, डैट इज L इक्विवेलेंट ना, डैट इज L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट जो आप यहाँ पे डिफरेंट लास्ट वाले स्लाइड में इस्तेमाल कर रहे थे, ये एक्चुअली में कुछ नहीं था, ये अनसपोर्टेड लेंथ को बता रहा था कि अगर दोनों एंड हिंज है तो उस केस में L इफेक्टिव जो होगी उसकी अनसपोर्टेड लेंथ होगी उसकी टोटल लेंथ के बराबर होगी, जबकि अगर आपकी दोनों एंड वन एंड फिक्स्ड है और अनदर फ्री है तो उसकी जो लेंथ होगी L इफेक्टिव होगी वो 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगी, जबकि आपकी दोनों एंड फिक्स्ड है तो उसकी जो L इफेक्टिव होगी वो L/2 यानी कि ओरिजिनल लेंथ के हाफ होगी। तो L इफेक्टिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम लोग यूलर्स फार्मूला के बारे में। तो यूलर्स फार्मूला हमारा कुछ जनरल फार्मूला है वो ये है, और यहाँ पर एक टर्म है I। अब अगर I को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, I की जगह AK², और ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ एरिया इंटू K का स्क्वायर, जहाँ पे K आपकी क्या है, K आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन है, K आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब आप जब इस रेडियस ऑफ जायरेशन को यहाँ पे रख करके इसे सॉल्व करते हो तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाता है पाई स्क्वायर EA/LE/K का होल स्क्वायर, और ये LE/K जो है ये एक्चुअली में आपका क्या है, ये सिलेंडरनेस रेशियो है, ये आपकी सिलेंडरनेस रेशियो, जैसे हमने यहाँ पे भी शुरू में डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। बात करते हैं कि जो हमारी बकलिंग स्ट्रेंथ है एक लॉन्ग कॉलम के लिए, उसे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये है, और इस जनरल फार्मूला से आप देख सकते हैं कि पाई यहाँ पर क्या है, पाई तो एक कांस्टेंट है ना। तो आपकी जो बकलिंग स्ट्रेंथ है या क्रिपलिंग स्ट्रेस है, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ही आपको आने वाले टाइम पे जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कराती है। तो अगर यहाँ पे आप क्रिपलिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे, बकलिंग स्ट्रेंथ के बारे में या क्रिपलिंग स्ट्रेस के बारे में बात करोगे, तो ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा ई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के, जबकि अगर आप सिग्मा ई के दूसरे फैक्टर को देखोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिलेंडरनेस रेशियो के। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सेकेंड फैक्टर आपकी सिलेंडरनेस रेशियो है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी मटेरियल की, उसकी बकलिंग के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे, लेकिन ये वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी इसके बकलिंग के चांसेस उतने कम होंगे। अगर सिलेंडरनेस रेशियो किसी की ज़्यादा है तो बकलिंग उसकी क्या होगी, कम होगी, और किसी की सिलेंडरनेस रेशियो कम है तो वहाँ पे बकलिंग जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो हमने डिफरेंट फैक्टर्स को देख लिया जिस फैक्टर्स पे आपके बकलिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं यूलर फार्मूला के। तो यूलर फार्मूला के लिमिटेशंस को समझने के लिए चलिए मैं कैमरा को थोड़ा किनारे कर लेता हूँ। यूलर्स फार्मूला का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास ये है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आप माइल्ड स्टील के बारे में बात करोगे तो माइल्ड स्टील के लिए जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेस है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 320 MPa होती है, जबकि इसकी यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है, ये 200 होती है। इसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करके कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाली वैल्यू को।
तो ये हमें ऑलरेडी नोन है। अब जब आप ये दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा, जैसे मान के चलो कि आपने इसके जगह पे कितना पुट कर दिया, इसके जगह पे आपने 320 पुट कर दिया, 320 इंटू 320 पुट किया, और ई के जगह आपने पुट कर दिया 200 इंटू 10⁻³ MPa। चूँकि मैंने दोनों की यूनिट को समान कर दिया, तो आपको ये वाला जो टर्म है, ये इस टर्म की जो वैल्यू आएगी ये 78.5 से लेकर के 80 के बीच में आएगी। लेकिन हमेशा ये वैल्यू इतना ही नहीं होता है, और यही यूलर्स के फार्मूला की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो यूलर ने इसे किस तरीके से दूर किया, इन्होंने कहा कि अगर कभी कभी किसी कॉलम के लिए, यहाँ पे लिखा गया देखो कि समटाइम्स द कॉलम वोज सिलेंडरनेस रेशियो इज मोर देन 80 आर नोन एज लॉन्ग कॉलम, एंड दोज cylinderness ratio is less than 80 are known as short column. It is obvious that the Euler's formula hold good only for long column. तो अगर यहाँ से आपने इस फार्मूला से देखा कि आपकी Le/K की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए कितनी आ रही है, 80 आ रही है, तो यूलर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किसी की सिलेंडरनेस रेशियो माइल्ड स्टील की अगर 80 से कम आ जाती है तो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, उसे हम शॉर्ट कॉलम बुलाएंगे, और अगर इसकी वैल्यू 80 से ऊपर आ जाती है तो इसे हम क्या बुलाएंगे, इसे हम लॉन्ग कॉलम बुलाएंगे। तो यहाँ पर एक जनरल परसेप्शन दे दिया गया शॉर्ट कॉलम का और लॉन्ग कॉलम का। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं रैंकिन्स कांस्टेंट के बारे में। रैंकिन्स कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें पता रहना पड़ेगा कि रैंकिन्स फार्मूला क्या है। तो रैंकिन्स फार्मूला ये हमारा, चूँकि हमने अभी डिस्कस किया यूलर्स फार्मूला को, इसी तरीके से एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया था, रैंकिन साहब ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी बियर्ड बिफोर बकलिंग इज इक्वल टू PCS डिवाइडेड बाई 1 + A इंटू Le/K टू द होल स्क्वायर। और ये पूरी टर्म आपकी क्या है, ये पूरी टर्म आपकी सिलेंडरनेस रेशियो है। A के बारे में बात करोगे तो A रैंकिन्स कांस्टेंट है, जो σc यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ बाई π² के बराबर होता है, और बाकी सारे टर्म तो आपको नोन ही है। अगर PCS के बारे में बात करोगे तो ये क्रशिंग लोड है, σcs के बारे में बात करोगे तो क्रशिंग स्ट्रेस है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रैंकिन्स कांस्टेंट है। अब ये रैंकिन्स कांस्टेंट एक्चुअली में कैसे इस्तेमाल होता है, ये एक टेबल है, इस टेबल को आपको दिया रह सकता है या नहीं भी दिया रहे, और आपको सिर्फ क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू दी रहे तो आप ये वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्टील के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 320 होती है। इसके लिए जो रैंकिन्स कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 1/7500। कास्ट आयरन के लिए वैल्यू आएगा 1/1600, और ब्राउट आयरन के लिए 1/9000, और आपके टिम्बर के लिए 1/750। ये जो वैल्यू है आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है। चूँकि आप देख रहे हो क्रशिंग फार्मूला क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू A/A इज इक्वल टू σc/π²। अब यहाँ पर ई मटेरियल के लिए नोन हो, ये नोन हो, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एक छोटे से सवाल के बारे में, ताकि आपकी जो आपने अभी तक जो देखा है वो आप अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लो। हमने रैंकिन्स फार्मूला को डिस्कस किया। रैंकिन्स फार्मूला पे, यूलर्स फार्मूला पे बेस्ड ये सवाल है। एक हॉलो अलॉय ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ आपको बता दी गई 4 मीटर है। साथ ही साथ आपको ये बता दी गई कि इसकी एक्सटर्नल डाया यानी कि कैपिटल D जो है इसके केस में 40 mm है, और साथ ही साथ आपको इंटरनल डाया स्मॉल d 25 mm बता दी गई। अब क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि इसे जब इसके ऊपर जब कॉम्प्रेसिव लोड लगाया गया कितने का, 60 किलो न्यूटन का, तो इस केस में हमें क्या देखने के लिए मिला, हमें एक स्ट्रेन देखने के लिए मिला। और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी थी, स्ट्रेन की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4.8 mm। 4.8 mm की एक्सटेंशन देखने के लिए मिली, यानी कि डेल आपको दिया गया है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि FO इसकी वैल्यू आपको 5 कंसिडर करनी है। और इस केस में हमें ये भी बता दिया गया कि जो बकलिंग लोड है ट्यूब पे लगा वो दोनों एंड किस तरह से है, पिंड टाइप का है। दोनों एंड किस तरीके से है, पिंड टाइप का है, इस तरीके से। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें सेफ लोड कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल सी बात है, पिंड के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे स्टार्टिंग वाला कंडीशन हमारा कौन सा था, पिंड वाला था। तो पिन वाले कंडीशन में हमने देखा कि लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर होती है, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π² EI/L²।
तो हम यहाँ पर सेम फार्मूला को पुट कर देते हैं। हम लोग जब यहाँ पर सेम फार्मूला को पुट करेंगे, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको क्या क्या नोन है। आपको E की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है? लेंथ पता है। आपको लेंथ पता है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है और इसकी जो E की वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं डेल एल इज इक्वल टू जो होता है वो पी एल बाई ए ई होता है। अब जब आप यहाँ से इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए E कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? पी एल बाई ए इंटू डेल एल। अब यहाँ पर देखो, आपको P भी पता है, आपको L भी पता है, आपको एरिया भी पता है, आपको डेल एल भी पता है। सॉरी, आपको एरिया नहीं पता है, तो आप एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हो? पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। यहाँ से जो भी आप एरिया निकालोगे, इस एरिया को एरिया की जगह पे पुट करोगे तो आपको E यहाँ से पता चल जाएगा। E आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है पाई बाई 64 इंटू डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि आपकी दो अलग अलग इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई बाई 64 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से आपने ई कैलकुलेट कर लिया। ये सारे वैल्यू को जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूला में, इस सारे वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूला में पुट करते हो, आप अपनी आई की वैल्यू को पुट करते हो, अपने ई की वैल्यू को पुट करते हो, अपने ए की वैल्यू को पुट करते हो, तो आपको जो भी लोड है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करके आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपके आंसर यहाँ पे आपको कितनी मिली सॉल्व करने के बाद। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कोड बुक हमें दिया गया है IS 226/1962, इसमें अलग अलग जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसे प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया। उससे पहले हमारे मटेरियल के क्रशिंग स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया। अभी हमने जो देखा वो यूलर्स फार्मूला, रैंकिन्स फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के कोड बुक में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग सिग्मा सी जो होगा वो सिग्मा वाई, यानी कि ये जो सिग्मा वाई है ये किसी भी मटेरियल के लिए जो इल्ड वैल्यू होती है, इल्ड स्ट्रेस होती है, इल्ड स्ट्रेस उसे बता रहा है, और डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0 सेक एल ई बाई के अंडर रूट एम पी डैश ई बाई 4e। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंट टर्म है उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसे अगर आप थोड़ा शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे दो फार्मूला बेसिकली निकल करके आता है। एक, जब आपकी जो सिलेंडरनेस रेशियो है उसकी वैल्यू 0 से 60 के बीच में हो, और दूसरी जब आपकी सिलेंडरनेस रेशियो 60 से 160 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म जो है उसे मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। सिग्मा सी क्या है? आपकी अलोएबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। सिग्मा डैश सी क्या है? ये आपकी वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबव सेक्सेंट फार्मूला। और सिग्मा वाई के बारे में बात करोगे तो ये आपकी यील्ड स्ट्रेस है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए, हमारे माइल्ड स्टील के लिए, ये हमें कितना गिवन है? 1.68 गिवन है इस पर्टिकुलर फार्मूला में। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग कंसिडर करते हैं, बट हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक है वो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि एम की जो वैल्यू है वो हमें 1.68 देता है इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज़ करने के लिए। अगर आप इस फार्मूला को या इस फार्मूला को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.68 हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी सिलेंडरनेस रेशियो है डेट इज एल बाई के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa। माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू 200 GPa होती है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स को देख लिया, तो डिफरेंट टर्म्स को देखा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी और आपकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपकी जो अलोएबल स्ट्रेस और आपकी जो यील्ड स्ट्रेस, आपकी सेक्सेंट फार्मूला, ये सब को लगाने के बाद आपको डिफरेंट कंडीशंस के लिए सिलेंडरनेस रेशियो के लिए दो फार्मूला मिलता है, और ये दो फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कहीं पे भी जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल डेविएशन के बारे में बात करें कि आइडियल कॉलम से प्रैक्टिकली डेविएट कैसे हो जाता है ये फार्मूला, हम लोग वहाँ पे फार्मूला अलग कैसे देखते हैं। तो प्रैक्टिकल कंडीशंस में आप लोग ये देखते हो कि आपकी कोई भी एक कॉलम है, तो इस कॉलम पर लोड डायरेक्टली लगता ही है, उसके साथ साथ
एक लोड के साथ साथ एक लोड की एसेंट्रिसिटी भी अवेलेबल होती है। तो अगर इस तरह की एसेंट्रिसिटी अवेलेबल हो तो रैंकिन्स ने एक फार्मूला दिया था जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, उसको निकालने के लिए सिग्मा सी एस, क्रशिंग लोड को निकालने के लिए सिग्मा सी एस बाई ए 1 प्लस ई इंटू वाई बाई के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस ए एल ई बाई के का स्क्वायर। इसी तरीके से यूलर्स ने एक फार्मूला दिया, इन्होंने कहा सिग्मा मैक्स जो है हमारा वो पी बाई ए प्लस एम बाई जेड इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस 1 बाई जेड, और यहाँ पर जो मोमेंट है इसे इन्होंने अलग से लिख दिया। मैंने यहाँ पे मोमेंट नीचे यहाँ पे अलग से मैंने भी लिख दिया है। तो अगर आप ये वाला टर्म नहीं लिख करके, आप ये वाला पूरा का पूरा टर्म नहीं लिख करके आप यहाँ पे मोमेंट लिख दो तो भी आपकी काम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में आपको मोमेंट की वैल्यू गिवन है तो आपको सीधा सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। अगर मोमेंट की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कंडीशंस जो है एसेंट्रिसिटी वाले टाइम पे भी हमें बता दिया गया। अगर हम बात करें लेटेस्ट एडिशन IS 800 के बारे में, तो IS 800 की अभी जो नई एडिशन हमारे पास है वो 2007 की है, और इससे पहले भी हमारी एक एडिशन थी जो 1984 की थी। तो ये कोड बुक जो है ये बेसिकली हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में जो हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है उस स्टैंडर्डाइजेशन को स्टील के लिए डिफाइन करता है, और स्टील के लिए ये कोड बुक हमारे इस्तेमाल में आती है। हमें जस्ट इस कोड बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना था, जिसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जॉनसन्स फार्मूला फॉर कॉलम। तो जॉनसन्स ने 2 फार्मूला दिया था। इन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन फार्मूला दिया। स्ट्रेट लाइन फार्मूला में आपकी जो फार्मूला थी पी के लिए वो आपकी एरिया अंडर ब्रैकेट सिग्मा सी माइनस एन एल ई बाई के थी। अब इस फार्मूला में आपकी जो P है वो किसी भी कॉलम के लिए सेफ लोड को बता रही है, A उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बता रही है, सिग्मा C जो उसकी क्रशिंग अलॉयबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जहाँ पर मैक्सिमम लोड जो वो बेयर कर सकता है उसे बता रही है, N आपकी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग देख लेंगे, और एल ई बाई के जो है आपकी सिलेंडरनेस रेशियो है। इसी के लिए एक टेबल इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर आपकी माइल्ड स्टील के लिए N की वैल्यू गिवन है, व्राउट आयरन के लिए गिवन है, और कास्ट आयरन के लिए गिवन है। तो जब भी आप इन सारे मटेरियल के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो तो N की ये वैल्यू आपको पुट करनी होती है। इसी तरीके से जॉनसन्स फार्मूला पैराबोलिक फार्मूला दिया गया, और ये फार्मूला जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है आपके पिछले वाले फार्मूला से। आप उसे यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाले फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। इस फार्मूला में जो आपकी P है वो A अंडर ब्रैकेट सिग्मा सी माइनस आर एल ई बाई के यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर, इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया, जहाँ पे P आपकी सेफ लोड है, A आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सिग्मा C जो है वो अलाइबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, और R जो है वो आपकी कांस्टेंट है जो कि कॉलम के मटेरियल पर डिपेंड करेगी, और एल ई बाई के जो आपकी सिलेंडरनेस रेशियो है। इसके लिए भी टेबल दिया गया कि अगर आपके पास माइल्ड स्टील है तो उसके लिए R की वैल्यू इतनी होगी, राउट आयरन है तो इसके लिए R की वैल्यू इतनी होगी, कास्ट आयरन है तो उसके लिए R की वैल्यू इतनी होगी। तो हमने पूरे चैप्टर को देख लिया, और इस पूरे चैप्टर में आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी यूलर्स वाली जो फार्मूला हमने 4 डिफरेंट फार्मूला देखे थे वो है। इसके साथ आपने जो इफेक्टिव लेंथ जो आपको बताया गया वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आपको कराया गया उस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसी तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसी भी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, किसी भी तरह के सजेशंस को लिख सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।